आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश और दुनिया में कैसा है कोरोना का हाल, कहां हो रही है मौत और कहां मिली है राहत, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से आई ये खबर, जहां कल पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। 3 कोरोना मरीज मिलने पर पुलिस एक सोसाइटी को सील करने के लिए पहुंची थी और सोसाइटी के लोग इसका विरोध करने लगे। लोगों का कहना था कि सिर्फ 3 मरीजों की वजह से 3000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों में कैद रखने का क्या मतलब है। 2 घंटे तक हंगामा चला और आखिरकार पुलिस सोसाइटी सील करके चली गई। देखिए एक रिपोर्ट। जो रोज ऑफिस जाते हैं, आप अगर अपने ऑफिस में ये जो आपका हॉटस्पॉट में सील होने का ऑर्डर आया है, आप उसको व्हाट्सएप कर देंगे। आपकी ना कोई सैलरी कटेगी, आपको वो खुद ही नहीं बुलाएंगे। मैंने क्या कहा? सुनिए, 1 बाय 1 मैंने क्या कहा? आपको सैलरी तो ऑलरेडी कट गया, नौकरी 50% चलेगी, नौकरी जा रही है, यहाँ पर नौकरी चली जाएगी। आप यहाँ देखिए, हम सामने खड़े हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हम भी नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ ये कहने की बात नहीं है कि किसकी कितनी सैलरी कट रही है। मैंने क्या कहा था? हम सरकारी नौकरी में हैं, 24 घंटे में है, हमें तनख्वाह कितनी मिलती है? 12 घंटे की मिलती है, ठीक है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में कल रात हंगामा मच गया था। सोसाइटी में कोरोना का मरीज मिला था। पुलिस सोसाइटी को सील करने आई थी, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले सीलिंग का विरोध कर रहे थे और ये विरोध ऐसा हो गया था कि 2 घंटे तक चलता रहा। आप देखिए, बहस का मुद्दा नहीं है। अगर बहस का मुद्दा है तो बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। मैं दोनों ही बात, मैंने कहा मैं जितना पोलाइट हूँ, अगर मैं यहाँ पे रीजनेबल जितने मुझसे सवाल अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ना हम सैलरी किसी की डिस्कस करने के लिए कि मेरी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी कितनी है। हम जो भी है नियम कानून में बात कर रहे हैं। जिसको जाना है वही जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा। दरअसल इस सोसाइटी के अंदर 3 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन जो है वो इस पूरी सोसाइटी को सील कर रहा था, जिससे लोगों में भारी नाराजगी थी। लोगों का कहना यह था कि अगर सोसाइटी सील की जाती है तो उसके चलते जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो एसेंशियल सर्विस पे नहीं है, वो लोग सोसाइटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे उनकी नौकरी जो है वो भी जा सकती है। जिसके चलते जो सोमवार शाम को पुलिस प्रशासन के और जो सोसाइटी के लोग थे उनमें तीखी झड़प देखने को मिली थी। सोसाइटी वालों का कहना था कि एक मरीज के लिए पूरी सोसाइटी क्यों सील कर रहे हैं, और पुलिस वालों का कहना था कि जिला अधिकारी का आदेश है और जो आदेश है वो उसे पूरा करेंगे। सोसाइटी के लोगों का दूसरा सवाल था कि उनकी नौकरी का क्या होगा, दुकान कैसे जाएंगे, अस्पताल कैसे जाएंगे। लेकिन इस सवाल के जवाब में पुलिस ने कहा कि भीड़ नहीं हटाएंगे तो मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अभी मैं आपको सीधे सीधे धारा 144 का उल्लंघन कर रहे में 188 का मुकदमा ठोकूंगा और उसके बाद वही आपके ऑफिस में भेज दूंगा। पीछे मुंह आप सुनिए, जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं ना, तो मैंने आपसे बताया नौकरी तब सुरक्षित रहेगी जब वो 188 का चालान का आपके ऑफिस में सर्व करा दूंगा। ऐसे किसी व्यक्ति को कोई भी प्राइवेट कंसर्न रखना नहीं चाहेगा। कल यहाँ शाम को काफी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी गेट पर। उनको हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लॉकडाउन के चलते हुए जैसे कि वो 3 केस पॉजिटिव निकले कोरोना के, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे इस चीज़ को। वो लोग कह रहे थे कि हमारी जॉब का क्या होगा, हम लोगों को बाहर जाना है। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। SHO तक यहाँ पर आ चुके थे उनको समझाने के लिए। तो उसके बाद लोग माने, अभी सोसाइटी सील है, क्या अभी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है? वो लोग माने नहीं है, अभी भी बोले, कह रहे हैं कि हम DM और SDM तक जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम लोग ऐसे अंदर रहें। वो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, मान नहीं रहे अभी भी। पुलिस समझाने आई थी, लेकिन पुलिस धमकी देने लग गई। लोगों के सारे सवाल खत्म हो गए क्योंकि पुलिस ने सोसाइटी के सारे दरवाजों को सील कर दिया था। अब बाहर आने जाने पर पाबंदी रहेगी जब तक कि हॉटस्पॉट की लिस्ट से इको विलेज 1 सोसाइटी का नाम नहीं हट जाता है। सोशल मीडिया पर अब गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कंपनी को खोलने का आपने आदेश क्यों दिया? अगर नौकरी चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, ग्रेटर नोएडा। कोरोना को लेकर बवाल आपने देख लिया और अब देखिए कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही। बिहार में जिस तरह से लाखों की संख्या में मजदूर पहुंच रहे हैं, अब उसका साइड इफेक्ट भी नजर आने लगा है। एक दिन में दर्जनों ट्रेन पहुंचने से पटना और मुजफ्फरपुर की व्यवस्था चरमरा गई है। कल सारे इंतजाम फेल हो गए।
2 गज की दूरी तो छोड़िए, 2 इंच की दूरी तक लोगों के बीच नहीं दिखाई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर है। 2 गज तो बहुत दूर, 2 इंच की भी दूरी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। बस के ऊपर देख लें, वही हाल। बस के अंदर देख लें, वही हाल। सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने सोशल गैदरिंग में बदल दिया है। अब इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी सुनिए। आरोप है कि बिहार में व्यवस्था बनाने वालों ने पूरी व्यवस्था को इस तरह बर्बाद कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। दिल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची थी। सैकड़ों की संख्या में मजदूर जब स्टेशन से बाहर निकले तो पर्याप्त संख्या में बसें नहीं थी और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। बस के अंदर जगह नहीं मिली तो मजदूर बस की छतों पर बैठ गए, खिड़कियों से अंदर सामान फेंकने लगे। मतलब व्यवस्था देखकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। पुलिस वाले जानवरों की तरह बसों में मजदूरों को भरकर क्वारंटीन सेंटर ले गए। कोई डिस्टेंस आपको दिखाई दे नहीं रहा है सर। यहाँ पे पूरा लोग ऐसे ही एक भीड़ भाड़ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं। भेड़ की तरह जा रहे हैं। यहाँ सर ये सरकार एक सरकार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये कोरोना घटाने की वजह से ये घटाने की वजह ये बढ़ा रही है। मुजफ्फरपुर के बाद पटना चलिए, बिहार की राजधानी है। बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत देखिए। यहाँ भी कई राज्यों से एक साथ ट्रेनें पहुंची। हजारों की संख्या में लोग जब बाहर निकले तो वही मुजफ्फरपुर वाली तस्वीर। पुलिस वालों के सामने ऐसी हालत थी, लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। अगर इस भीड़ में एक भी संक्रमित व्यक्ति खड़ा हो तो पता नहीं कितनों को बीमार कर चुका होगा। लेकिन व्यवस्था पर सवाल मत पूछिए। समझा नहीं अभी तक, इतने करीब रहने से खतरा है। सर ये सब अपने आप पर लग जाता है सट के, तो हम लोग क्या करें। इतने करीब हैं आप लोग, बच्चे को लेकर भी हैं, आपको मालूम है दूरी रखनी चाहिए। हाँ सर। यहाँ देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से लोग खड़े हैं, बिल्कुल करीब एक दूसरे से। एक दूसरे से इतने करीब रहोगे तो फिर क्या होगा। डर नहीं लगता कोरोना से? क्या डर लगेगा सर। इधर बस में देख रहे हो, बस में देखो सर, बस में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिहार में 1029 ट्रेनों से 15,41,794 मजदूर पहुंच चुके हैं। कल 119 ट्रेनों से 1,96,350 मजदूर पहुंचे थे। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से वापस आ रहे लोगों को ठहराने के लिए 15,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। इन सेंटर्स में 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। 2 दिन पहले क्वारंटीन सेंटर्स की तस्वीर सामने आई थी, जब खाने में चूड़े के साथ सिर्फ नमक और मिर्च खाने को दी गई थी। और अब क्वारंटीन सेंटर तक ले जाने की एक भयानक तस्वीर सामने आई है। सरकार को समझना होगा, ऐसी तस्वीर कोरोना से बचाने का नहीं, कोरोना को बुलाने का खुला निमंत्रण है। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। अब बात कल शुरू हुई हवाई यात्रा की। कोरोना काल में हवाई यात्रा बिल्कुल बदल गई है। अब एयरपोर्ट से लेकर प्लेन तक पहले से ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा पालन किया जा रहा है। हालांकि पहले दिन देश के कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को ना टिकट कैंसिल होने की जानकारी दी गई, ना एयरलाइंस की तरफ से कोई सहयोग किया गया। कोरोना काल में यह हवाई सफर का नया रूप है। करीब 2 महीने बाद जब देश में घरेलू हवाई उड़ानें शुरू हुई तो सब कुछ बदला बदला सा दिखा। एयरपोर्ट, स्क्रीनिंग, लगेज की जांच, सब कुछ। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग, हर जगह पहले से कहीं ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। लाउंज से लेकर प्लेन तक सब कुछ सैनिटाइज किया जा रहा है।
एयरपोर्ट पर वेब चेक इन हो रहा है। ऑटोमेटिक मशीन से बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं। फ्लाइट में पैसेंजर्स को मास्क या फेस शील्ड लगाना जरूरी है, तो क्रू मेंबर और एयर होस्टेस शानदार यूनिफॉर्म की जगह पीपीई किट में नजर आ रहे हैं। हवाई उड़ान के दौरान ये सारे नियम फॉलो करना जरूरी है। यही वजह है कि आसमान की सैर अब नए तरीके से हो रही है। कोरोना ने सिर्फ इंसान की जिंदगी को ही नहीं बदला, बल्कि हवाई सफर को भी बदल दिया है। एयरपोर्ट पर मौजूद हर चेहरे पर अब मास्क दिखाई दे रहा है। सोमवार से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। आसमान में एक बार फिर प्लेन की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है। लेकिन नई हवाई यात्रा के जो नए नियम और शर्तें हैं, उसने यात्रा को बदल दिया है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर है प्लेन के अंदर फेस शील्ड के साथ ये मुसाफिर, प्लेन के अंदर पीपीई किट के साथ क्रू मेंबर। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कर्मी से लेकर यात्री तक सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पहले जिन लगेज को आप एयरपोर्ट परिसर में ऐसे ही लेकर चले जाते थे, अब उस लगेज को कई जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। नए नियमों, नए शर्तों के साथ पहले दिन 532 फ्लाइट उड़ी। इनमें 39,000 पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। लेकिन कड़वा सच ये है कि जितनी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उससे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सोमवार को 532 फ्लाइट उड़ी, जबकि पूरे देश में 630 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। देश के कई दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी यही हाल रहा, जिससे मुसाफिरों को काफी परेशानी हुई। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कल रात से यहाँ पर आके बैठे और हम लोग को इन्फॉर्म अभी जब हम लोग अंदर जाने वाले तब बोल दिया कि हम लोग का फ्लाइट कैंसिल है। ना रिफंड का कोई ऑप्शन है इनका फ्लाइट का, या तो रिफंड करे या तो उसमें क्रेडिट सेल में डाल रहा है। अभी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए क्या करें, कैसे जाएं? दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक पहले दिन मुसाफिर परेशान रहे। न फ्लाइट के कैंसिल होने की जानकारी मिली, न एयरपोर्ट की तरफ से यात्रियों को सहयोग किया गया। यहाँ आने के बाद से कोई भी एयर इंडिया के एम्प्लॉय जो हैं सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बस वेट कर रहे हैं कि आप लोग वेट कीजिए। 12 बज चुके थे, 12:10 में हमारी फ़्लाइट थी और 12:10 तक कोई नहीं आया एयर इंडिया का कोई भी जो स्टाफ है। हम स्टाफ से बात करना चाह रहे हैं तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग वेट कीजिए। अभी जो है लास्ट में 2 बजे हमको बुलाया गया कि आप यहाँ आइए और फिर वही बोले कि आपने जहाँ से टिकट किया है आप वहाँ से जाके रिफंड ले सकते हैं। 60 दिनों के बाद फ्लाइट शुरू होने के बाद जिस तरह की व्यवस्था नजर आई, उससे मुसाफिर बेहद परेशान दिखाई दिए। उम्मीद है आज दूसरे दिन पहले दिन के मुकाबले ज्यादा फ्लाइट उड़ेंगी और मुसाफिरों की समस्या कम होगी। देश के भीतर कोरोना की रफ्तार बेलगाम है तो बॉर्डर पार से राजस्थान के करीब 18 शहरों में पाकिस्तानी टिड्डियों का हमला हुआ है। आलम यह है कि अब ये विदेशी टिड्डे जयपुर शहर तक पहुंच गए हैं। टिड्डों का अटैक जयपुर शहर पर हो चुका है। राजस्थान के 18 शहर इस वक्त टिड्डों से परेशान हैं। लोग थाली पीट रहे हैं। टिड्डों का झुंड शनिवार को नागौर में दिखा, रविवार और सोमवार को जयपुर में घूमता रहा और देर शाम दौसा की तरफ निकल गया। इस वक्त खेतों में फसल नहीं है तो टिड्डे पेड़ पर जमा होते हैं और तेजी से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ निकलते हैं। सोचिए, कोरोना की वजह से एक तरफ सड़कों पर छिड़काव चल रहा था और अब टिड्डों की वजह से पेड़ों पर कीटनाशक दवाओं की बौछार करनी पड़ रही है। 11 अप्रैल के दिन टिड्डे पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरहद में घुसे थे। इस वक्त 200 सरकारी टीम के साथ 800 ट्रैक्टर चल रहे थे। छिड़काव के लिए स्पेशल स्प्रे मशीन लगाए गए हैं। राजस्थान की ही बात करें तो पाकिस्तानी टिड्डे 54,000 हेक्टेयर तक के इलाके में घूम चुके हैं और अब तक 40,000 हेक्टेयर से इन्हें भगाया जा चुका है।
कोरोना की मार झेल रहा राजस्थान अब टिड्डियों से परेशान हो गया है। 28 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान की तरफ से आने वाली टिड्डियां अब जयपुर पहुंच गई हैं। इसके लिए पूरी जिम्मेवारी पाकिस्तान की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अमूमन ये टिड्डियां पहले राजस्थान के पश्चिमी सीमा जैसलमेर और बाड़मेर बीकानेर तक के सीमित होती थी, लेकिन इस बार ये टिड्डियों का दिल जयपुर तक के आ पहुंचा है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी पाकिस्तान की इसलिए भी है क्योंकि अफ्रीकन देश से होकर ये आने वाली टिड्डियां अमूमन पहले ब्रीडिंग सेंटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बनाती थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर कुछ भी नहीं किया इनको रोकने के लिए। यही वजह है कि ये टिड्डी दल उड़कर राजस्थान के तमाम इलाकों में पहुंच गया है। 36,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा का क्षेत्रफल इन टिड्डियों की वजह से प्रभावित हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब ये बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है। लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। राजस्थान से ये उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। झांसी की टीम तैयार हो रही है। छिड़काव के लिए टीम को रेडी किया जा रहा है। टिड्डे आए इससे पहले रात में कीटनाशक दवाएं स्प्रे की जाएंगी। और अब बात कोरोना के बढ़ते खौफ की। देश में कोरोना के केस की संख्या बढ़कर 1,45,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,535 नए केस रजिस्टर हुए हैं, तो 146 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 80,722 एक्टिव केस हैं, तो 60,940 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, घर लौटे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1,45,000 के पार कोरोना का केस का ये मीटर पहुंच चुका है। यानी अंदाजा लगाए जिस तरीके से हर 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कुछ ही समय में ये मीटर 1.5 लाख को पार कर जाएगा। और अब बात मोदी सरकार 2.0 की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जी हां, 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। 30 मई को 1 साल पूरा होगा और आज से 30 मई तक पार्टी कई वर्चुअल रैलियां करने वाली है। बगैर भीड़ जुटाए बीजेपी की कोशिश ये है कि 10 करोड़ परिवार तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। 30 मई को मोदी सरकार 1 साल पूरा करने वाली है। 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो उन्होंने बताया था कि भारत के लिए उनका लक्ष्य क्या है, जनता के लिए उनकी सोच क्या है। अब 1 साल बाद मोदी जनता को वही बताने वाले हैं कि उन्होंने अब तक क्या हासिल किया है। आज कोरोना संकट के बीच भारत कहां पर खड़ा है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेगी। हर बड़े राज्य में कम से कम 2 रैली और छोटे प्रदेशों में कम से कम 1 रैली होगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश भर में 150 मीडिया सेंटर्स में 1 सप्ताह तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पार्टी कई वर्चुअल रैलियां भी करेंगी। साथ ही पार्टी सभी मंडल में फेस कवर और सैनिटाइजर भी बांटेंगी। कोरोना से इस लड़ाई के बीच भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की कोरोना संकट की उपलब्धियां तो बताएगी, पार्टी वो दूसरी उपलब्धियां भी गिनाने वाली है जो इस 1 साल के दौरान सरकार ने हासिल की है, जिसमें कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना, 3 तलाक और सबसे बड़ी बात कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है। आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। बीजेपी जो भी करेगी वो सब कुछ डिजिटल होगा, मतलब कहीं भीड़ नहीं जुटने वाली है, ना कहीं लाउडस्पीकर होगा, ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन फेसबुक लाइव पर होगा। देश के हर बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही कोविड-19 के बचाव और राहत के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से संबंधित छोटे-छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होंगे। ये सारे वीडियो स्थानीय भाषा में होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री की पहचान देश के बाहर क्या है, कोरोना काल में उनसे दुनिया को उम्मीद क्या है, बीजेपी के वर्चुअल संवाद में यह सब कुछ होगा।
कुछ दिन पहले अप्रूवल रेटिंग में भी नरेंद्र मोदी दुनिया के टॉप 10 वर्ल्ड लीडर्स में नंबर 1 की पोजीशन पर थे। यानी कोरोना से निपटने में सबसे अच्छा योद्धा दुनिया नरेंद्र मोदी को ही मानती है। इस अप्रूवल रेटिंग को पॉइंट के जरिए समझिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 82% अप्रूवल रेटिंग के हिसाब से नंबर 1 पर हैं। यानी पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई की रणनीति मोदी की एकदम सही है। दूसरे नंबर पर 66% रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। पीएम मोदी और स्कॉट मॉरिसन के बीच 16% रेटिंग का अंतर है। तीसरे पायदान पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। 59% रेटिंग के साथ चौथे पायदान पर मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं। 5वीं रैंकिंग पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल हैं। छठे नंबर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। आप चौंक जाएंगे, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस रैंकिंग में 43% रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर हैं।